स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। MT04 का डिस्कशन हम लेके आ चुके हैं आपके सामने। डिस्कस करने से पहले फिर वही सवाल, क्या आपने कल की गलतियों पर विचार किया? नहीं किया तो कर लो, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। गलतियों पर सुधार करोगे तो आप बेहतर बनते जाओगे, है ना। और अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, हम सभी को आप अगर फॉलो कर रहे हो सारे सब्जेक्ट में और अपनी मेहनत निष्ठा से कर रहे हो तो कल से बेहतर हो आप। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग फिजिक्स का MT04 का क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा पेन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ EMF ऑफ एन AC इज n, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दिया है एक सोर्स का n, तो आपको ये बोल रहा है पावर कैसे वेरी करेगा। देखो इसका ना मेरे पास दो तरीका है, एक तो बड़ा मेथड जो कि अपन फॉर्मूला से निकालेंगे और एक छोटा मेथड जो कॉमन सेंस से बना सकते हैं। बड़ा मेथड देखते हैं पहले कि अपन मान लेते हैं कि जो EMF है V, वो है सपोज V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख दिया। अब अगर पोटेंशियल इतना है तो करंट में अपन मान लेते हैं थोड़ा सा फेज का डिफरेंस होगा, और वो फेज डिफरेंस अपन मान लेते हैं कितने का है, 5 का है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो लिख देते हैं V0 साइन 2 पाई NT इंटू I0 साइन 2 पाई NT प्लस 5। एक काम करो, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। ऐसा क्यों करना है, उसका रीजन है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 2 साइन A साइन B इज इक्वल टू कॉस A प्लस B कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B, ये फॉर्मूला। अब बात दिक्कत ये है ना कि लॉन्ग मेथड का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये फॉर्मूला बहुत कम लोगों को पता रहता है। आपको हालांकि पढ़ाया जाता है बट बहुत रेयरली आप लोग ये सब याद रखते हो या आप ये सब पढ़ते हो, ठीक है। बट इसको अप्लाई करते हैं तो देखो ये 1/2 अपन एक काम करते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या बच रहा है देखो, 2 V0 I0 साइन 2 पाई NT साइन 2 पाई NT प्लस 5। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। तो इसके आगे अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। रख देते हैं। 2 साइन के बदले अपने को क्या लिखना है, ये 1/2 तो अपना बाहर था, इसके बदले लिखेंगे कॉस A प्लस B। A क्या है 2 पाई NT प्लस B क्या है 2 पाई NT प्लस 5 इंटू कॉस A माइनस B 2 पाई NT माइनस 2 पाई NT माइनस 5। ये कर दिए, ये तो कट के 0 हो गया। यहाँ क्या बचेगा देखो, 1/2 कॉस ऑफ, ये कितना हो जाएगा 4 पाई NT, ठीक है, प्लस 5। यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ माइनस 5। नहीं फर्क पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एंगल ये ना माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अपन कैसे वेरी कर रहे हैं देखो, कॉस, इसको मैं 2 पाई इंटू 2n इंटू टी भी तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे अच्छा प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा बीच में, प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस ऑफ माइनस 5। अब एक बात याद करो, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो ये जो माइनस का साइन है वो नेचुरली ही क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बचा, कॉस ऑफ 5 बचा। अब देखो ये जो पावर है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 2n है, और जो हमारा ओरिजिनल था उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, n। ओरिजिनल जो था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, n। जो पावर है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2n। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है क्या? इसको एक ट्रिक से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे देखो, आपको V दिया है V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI। और V को क्या लिख सकते हो आप, I/R, या I को क्या लिख सकते हो आप, VR। मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, तो I को आप क्या लिख सकते हो, V/R। तो ये क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। यानी कि जो पोटेंशियल है वो कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, साइन फंक्शन की तरह। और इसी के बदले अगर मैं
पावर का ग्राफ बनाऊं तो पावर क्या है, वी स्क्वायर है ना, यानी कि वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सारे नेगेटिव वाले कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव में। तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो ये वाले ग्राफ का जब एक ऑसिलेशन खत्म हो रहा है तब इसका कितना खत्म हो जा रहा है, 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2n होगी। अगर आप ये ट्रिक जान रहे होते तो आपका ये बहुत सारा समय बचा देता नीट में, जो कि आपको यही करना है। देखो कुछ कुछ जगह पे ना आपको कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना है। नीट का पेपर ये नहीं टेस्ट कर रहा है कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने आते कि नहीं, वो ये देखना चाहता है कि इन बड़े बड़े प्रॉब्लम को आप अपने लॉजिक से कैसे बहुत कम देर में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखो आपको लिमिटेड टाइम में 45 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली वो यही टेस्ट कर रहा है कि आपकी क्विक नॉलेज, क्विक लर्निंग, क्विक एस्पेक्ट कितना है आपका ग्रैस्प करने का कंसेप्ट को। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेसिक सवाल पूछा है। अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद है क्या सबको? मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें एक ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि होता है वीएस बाई वीपी, जो कि किसके बराबर होता है, एनएस बाई एनपी, जो कि किसके बराबर होता है, आईपी बाई आईएस। यानी कि अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा। तो वो कैसा होगा, स्टेप अप। लॉजिक देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, तो Vs विल बी ग्रेटर देन Vp। Vs यानी कि जो सेकेंडरी है आउटपुट, ये किसको बताता है, आउटपुट। ये किसको बताता है, इनपुट। आउटपुट बड़ा होगा तो ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। Ns अगर छोटा होगा Np से तो Vs भी छोटा होगा Vp से, यानी कि आउटपुट छोटा होगा इनपुट से, यानी कि ये कैसा होगा, स्टेप डाउन। बेसिक सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, रिवाइज करा दिया। आपको क्वेश्चन में क्या दिया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है 3/2, यानी कि Vs बाई Vp यानी कि Ns बाई Np, इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, 3/2। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी इफ वोल्टेज इन प्राइमरी इज 30 वोल्ट। Vs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3/2 इंटू Vp। 3/2 इंटू Vp कितना दिया, 30। आंसर कितना आ गया, 45 वोल्ट आ गया। आंसर कितना आ गया, 45 वोल्ट। 45 वोल्ट दिया है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या बोल रहा है, अ साइनोसोडल एसी करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ आर इफ पीक करंट इज आईपी देन एवरेज पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू। देखो आपको क्या क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया और पीक करंट दिया आईपी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, और दोनों कौन सा लेते हैं हम लोग, RMS लेते हैं। अब आप याद करो IRMS का फॉर्मूला क्या होता था, I नॉट बाई √2। इसका फॉर्मूला क्या होता था, I नॉट बाई √2। अच्छा VRMS IRMS, V को क्या लिख सकते हो आप, IR, IRMS इंटू R इंटू IRMS। तो ये क्या हो जाएगा, IRMS का स्क्वायर इंटू R। IRMS को मैं क्या लिख सकता हूं, I नॉट बाई √2। तो पावर आपका क्या हो गया, I नॉट बाई √2 का स्क्वायर इंटू R, यानी कि I नॉट स्क्वायर R बाई 2। पीक वैल्यू कितना दिया है आपको, IP दिया है। पीक वैल्यू कितना दिया है आपको, IP दिया है, तो आपका आ रहा है I नॉट स्क्वायर R बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सवाल था, बहुत इजी था, कंसेप्चुअल बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट which when passed through a resistor produces heat which is thrice produced by a current of 2 ampere in the same resistor in same time interval t। एक रेजिस्टर है R, इसमें t टाइम के लिए करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है H। सपोज करंट प्रोड्यूस होता है, करंट है I1, तो हीट प्रोड्यूस हुआ H1। सेम रेजिस्टर में सेम टाइम के लिए अगर एक करंट बहाया जाए तो उसके लिए हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है, I2। तो आपको कंडीशन क्या देके रखा है कि व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि ये वैल्यू आपको निकालनी है कब, जब वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करे। जब 2 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करा जाता था तो थ्राइस हीट प्रोड्यूस की जाती थी, ठीक है। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विच व्हेन पास थ्रू अ रजिस्टर प्रोड्यूसेस हीट विच इज थ्राइस द हीट प्रोड्यूस बाय अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। यानी कि इस करंट का वैल्यू कितना दे दिया, 2 एम्पियर।
और इसका कितना है ये थ्राइस, यानी कि H1 बराबर क्या है 3 टाइम्स ऑफ H2। H1 क्या होगा I1 स्क्वायर RT, H2 कितना होगा 3 इंटू I2 स्क्वायर RT। देख RT ने RT को मार दिया, I1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू I2, I2 कितना दिया है आपको, I2 दिया है 2 एम्पियर और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो I1 स्क्वायर कितना हो गया 3 इंटू 4, तो I1 कितना हो गया रूट ऑफ 3 इंटू 4, 4 से कौन बाहर आ जाएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 2√3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3। इजी सवाल था, इसके अपन बेसिक डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि हम लोग करंट कैसे निकालते हैं इसमें एवरेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 5, 100 वोल्ट AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 500 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आपको दिया है 500 रेडियन पर सेकेंड, और बोला LCR में L है 8.1 मिली हेनरी, ये क्या लिखा है मिली हेनरी लिखा है, C बराबर है 12.5 माइक्रोफेरेड, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, इसको लिख लेते हैं 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड। और क्या दिया रेजिस्टेंस दिया आपको 10 ओम, सबको सीरीज में लगा दिया यानी कि LCR सर्किट है। ठीक है, क्या बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, देखो करंट तो सब में आ ही जाएगा, करंट तो सब में क्या जाएगा आई, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R, तो पोटेंशियल बराबर क्या होगा I इंटू आर। अब शर्त क्या है अपने को I निकालना है, I निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, I निकालने के लिए चाहिए यहाँ का पोटेंशियल V बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस Z, बाई क्या चाहिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस Z चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, Z इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बस अब तो वैल्यू रखते जाओ, तो Z बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर, रजिस्टर कितना दिया आपको 10 ओम, तो 10 का स्क्वायर प्लस XL और XC निकाल लेते हैं, XL बराबर होता है ओमेगा L, ओमेगा कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, ऊपर हमने लिखा था 500, और L की वैल्यू कितनी दी है 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, XC कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा दिया है 500, C की वैल्यू आपको देके रखी है 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको यहाँ रख दो, ये आ जाएगा आपका 500 इंटू ओमेगा ही दिया है ना आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा कितना दिया है आपको 500 रेडियन पर सेकेंड, 500 इंटू 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 500 इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 6 होगा, तो होगा माइनस 6 होगा, ठीक है। Z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब आप सॉल्व करोगे ना तो ये दोनों टर्म बराबर आ जाएंगे और कट जाएंगे, ये आप सॉल्व करके देखना एक बार, जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट पिट के क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी, तो आपका Z का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट ऑफ 100, यानी कि Z बराबर क्या आ गया 10, Z बराबर क्या आ गया 10 आ गया। अब आपको क्या चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर चाहिए, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई क्या होता है V बाई जेड, आई क्या होता है V बाई जेड, पोटेंशियल कितने का दिया 100 वोल्ट का, तो ये क्या आ जाएगा 100, और Z कितना दिया आपका 10, रेजिस्टेंस कितना दिया आपका R, R का वैल्यू भी कितना दिया 10 दिया, R का वैल्यू भी दिया 10, 10 कट गया, आंसर कितना आ गया 100 वोल्ट, V कितना आ जाएगा आपका 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बोला है 100 वोल्ट AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 500, नहीं ये आपके ना क्वेश्चन पेपर पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये सिर्फ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये करेक्शन होके आया होगा, एडिटिंग में हमने इसको करेक्ट करवा लिया था, इस क्वेश्चन में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, तो इसका यूनिट क्या होगा 500 पर सेकेंड। आपके क्वेश्चन पेपर में ये करेक्ट होके ही आया होगा, ये नॉन एडिटेड वाला पेपर था, ठीक है। और इसको किससे कनेक्ट किया LCR सर्किट से किए, तो L का वैल्यू दे दिया
8.1 मिली हेनरी, ठीक है, वो मिली हेनरी है, ये भी करेक्ट हुआ होगा। तो ये कितना हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ हेनरी, और C का वैल्यू दिया होगा 12.5 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻6 फैरेड। रेजिस्टेंस दिया 10 ओम, ठीक है, और पोटेंशियल अपने को निकालना है अक्रॉस रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल आपको दिया 100 वोल्ट। LCR सर्किट है, LCR, और ये सोर्स ऑफ EMF है आपको, L दिया है, C दिया है, R दिया है, आपको ये निकालना है। ये किसके बराबर होगा? V बराबर IR। पर ये जो करंट है ये क्या होगा? करंट इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? Z निकालना पड़ेगा। Z के लिए फॉर्मूला याद है कि आपको क्या होता है? रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब बात है कि सर XL XC कैसे निकाले? तो XL क्या होता है? ओमेगा L। क्या होता है ये? ओमेगा इंटू L। ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 पाई FL हो गया। तो आप इसको लिखो 2 इंटू पाई को लिख दो आप 22/7। फ्रीक्वेंसी आपका कितना दिया है? 500 दिया है। L का वैल्यू कितना दिया है? 8.1 इंटू 10⁻³ यहाँ तक ठीक है क्या? XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ω/c, सेम 1/2 पाई FC, यानी कि 1/2 इंटू 22/7। F के बदले क्या लिखना है अपने को? 500। C का वैल्यू कितना दे के रखा है? 12.5 इंटू 10⁻6। इन सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करते देखो। R का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर यानी कि 100, प्लस XL का वैल्यू क्या रखना है अपने को? XL का वैल्यू रखना है ये 44/7 इंटू 500, ये 500 है, इंटू 8.1 इंटू 10⁻³ माइनस 1/7/44, 7 हाँ ये तो ठीक है ना, XC का ही वैल्यू रखना है ना। हाँ तो 7/44 इंटू 500 इंटू 12.5 इंटू 10⁻6, और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। आप ध्यान दोगे और कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये दोनों टर्म आपसे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आंसर Z का कितना आएगा? सिर्फ 10 आएगा। अब देखो Z आ गया तो फिर तो काम आसान हो गया। Z आ गया तो करंट कितना आएगा? I बराबर क्या होता है? V/Z। पोटेंशियल था 100 का, Z है 10 का, तो I कितना आ जाएगा? 10। अक्रॉस द रेजिस्टर कितना है? V इज इक्वल टू IR, तो V बराबर क्या लिख दिया आपने? I इंटू R। I है 10, R है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? एक AC सर्किट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस जॉइंट इन सीरीज, यानी कि एक LR सर्किट है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है चोक कॉइल टाइप का, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना देके रखा है आपको? यहाँ पे 15 वोल्ट देके रखा है इंडक्टेंस का, और 20 वोल्ट देके रखा है इसका, ठीक है, 20 वोल्ट इसका देके रखा है। इसका जो डायग्राम बनाते हैं अपन, कैसे बनाते हैं देखो, ये VR होता है LR सर्किट में, जो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, मतलब ये पोटेंशियल आगे रहेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? रूट ऑफ VL² प्लस VR²। आपको वही पूछा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ऐसा थोड़ी कि 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 35। मैं रहता तो ऑप्शन में 35 भी डालता, आधे लोग पागल जैसे टिक करके आते, बट ऐसा थोड़ी होता है। नेट पोटेंशियल क्या होगा इसका? V इज इक्वल टू रूट ऑफ VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर कितना होता है? 400, यानी कि 625। यानी कि आंसर कितना आना चाहिए? 25 वोल्ट आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए आपका? 25 वोल्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। तो हड़बड़ी में ये सब काम मत करना, सोच समझ के बनाना क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक LCR सर्किट है, ठीक है भाई, बना देते हैं LCR। एक LCR सर्किट है, उसमें बोला है I वर्सेस ओमेगा कर्व ऐसे बना के दिया है, ठीक है भाई, देख लो, ये I वर्सेस ओमेगा कर्व है, ठीक। यहाँ पे आपको दिया है ओमेगा R, जो कि क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है।
आपको बोला कौन कौन सा सही है, देखो सिर्फ एक ऑप्शन सही नहीं है, एक से ज्यादा भी सही होगा। ऑप्शन पढ़ते जाओ। टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर सर्किट इज कैपेसिटिव, राइट में होता है इंडक्टिव बोल रहा है, नहीं लेफ्ट में इंडक्टिव बोल रहा है। एट ओमेगा आर सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस इक्वल टू, हाँ इंपीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। याद करो रेजोनेंस कंडीशन क्या होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता था, जब एक्सएल बराबर क्या हो एक्सी, यानी कि ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था 1/√LC। रेजोनेंस में क्या होता था, हम देखते थे कि मिनिमम इम्पीडेंस, क्या देखते थे हम लोग, मिनिमम इम्पीडेंस। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्सएल और एक्सी क्या है सेम, एक्सएल एक्सी सेम होंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 और जेड क्या आ जाएगा मिनिमम। जब जेड मिनिमम आता है तो जेड मिनिमम किसके बराबर आएगा, सिर्फ आर के बराबर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी तो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। तो एक ऑप्शन तो क्या सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। किसमें किसमें देखो, सी इसमें है और इसमें, यानी कि डी तो पहले ही गलत है। ओमेगा आर इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज 0, हाँ ये तो हो नहीं सकता। अब बात आई ए और बी में कौन सा सही है, तो अब देखो ओमेगा आर से अपन थोड़ा अगर नीचे जाए, ओमेगा का फॉर्मूला अपन क्या निकाले 1/√LC। ओमेगा अगर मैं थोड़ा सा कम करूंगा, ओमेगा अगर मैं क्या करूंगा थोड़ा सा कम, तो किसमें फर्क आएगा, देखो एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ωc। ओमेगा कम करने से एक्ससी का वैल्यू बढ़ जाएगा और एक्सएल का वैल्यू घट जाएगा। किसका वैल्यू बढ़ गया, एक्सी का वैल्यू बढ़ गया और एक्सएल का वैल्यू घट गया। अगर एक्सी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव। आपको याद भी कराया था कि इस तरफ जो सर्किट होता है कैसा होता है, कैपेसिटिव होता है। इस तरफ सर्किट क्या होता है, इंडक्टिव होता है, और इधर क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव होता है। तो यानी कि टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी क्या है करेक्ट, सी भी करेक्ट, ए भी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं मजा आ जाता है इनको बनाने में। क्यों मजा आता है, क्योंकि यहीं पे तो आपका कोर कंसेप्ट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, द पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप, देखो स्टेप अप देके रखा है 1:8। स्टेप अप में मतलब जो पावर आपको दिया 1:8 दिया हैज 60 हर्ट्ज 120 वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी एंड द लोड इन द सेकेंडरी इज 10⁴। तो करंट इन द सेकेंडरी कितना होगा आपको तो ये बताना है। आप देखो आपको स्टेप अप दिया है, ठीक है, स्टेप अप यानी कि Vs मस्ट बी ग्रेटर देन Vp, यानी कि Vs/Vp, Vs/Vp इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 8/1, यानी कि Vs क्या होगा Vp से बड़ा होगा। इतना तो क्लियर हो गया अपने को। अब Vs/Vp किसके बराबर होगा, Ns/Np, और ये किसके बराबर होगा Ip/Is, ये किसके बराबर होगा Ip/Is। तो देखो मैंने ये निकाल लिया, Vs इज इक्वल टू क्या हो गया 8 टाइम्स ऑफ Vp, Vs इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ Vp। Vp कितना देखे रखा है, Vp देखे रखा है देखो 120 वोल्ट, कितना दिया है 120, तो ये कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 960 आ जाएगा। 960 तो क्या आ गया आपका Vs आ गया। अब आपको क्या करना है Is निकालना है। Is इज इक्वल टू क्या होता है Vs/R, Vs दिया है 960, R को आपको दिया क्या, हाँ R आपको दिया देखो 10⁴, 1 2 3 4, ये कट गया, यानी कि कितना आएगा 0.096 एम्पियर, 0.096 एम्पियर। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 96 मिली एम्पियर, लिख सकते हैं ना 96 × 10⁻³ तो यानी कि 96 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो देखो कैलकुलेशन पार्ट तक तो ये टफ नहीं था, आपको पता है कि 96 में आएगा। लास्ट में ये वाले पार्ट आपको चेक करना था। फॉर्मूला बेस्ड तो आपका ये सब सेम ही जा रहा था, सबका यहाँ तक आता, यहीं पे सब लोग बस बिगाड़ देते पावर के खेल में। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो, an alternating voltage is given by E is equal to E1 sin omega t, E is equal to E1 sin omega t। दूसरा आपको देखे रखा है E is equal to E2 cos omega t।
अच्छा एक ही दिया है, E इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आपको क्या देके रखा है, E इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी। पूछ रहा है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। अब देखो आपको एक फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्ट बताया था, I इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी। इसके लिए जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है वो आती है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया ये फॉर्मूला, तो देख लो, इस कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, E2 को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी कि अगर E1 ऐसा है तो E2 कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो देखो फिर से आंसर क्या आ गया, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। दोनों तरीका, कोई भी तरीका लगाओ, आपका आंसर तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप फाई की वैल्यू आपको देके रखी 60 डिग्री, और बोला है कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि V की वैल्यू कितनी देखे रखी है, 0.64। बोले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। देख भाई, ये आपका टोटल, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, BH बराबर क्या हो जाएगा, B टाइम्स ऑफ कॉस फाई। ये B, ये फाई, तो ये क्या हो जाएगा, B कॉस फाई। B दिया है 0.64, फाई कितना दिया है आपको, 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2। आंसर कितना आ गया, 0.32। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, इन LCR सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी डिक्रीज्ड बाय। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर क्या होता है, 1/√LC। ओमेगा आर यानी कि 2 पाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई √L/C। तुमको क्या करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है। तो ये FR को डिक्रीज करने के लिए ये वाली क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। या तो आप L को बढ़ा लो, या तो आप C को बढ़ा लो। कौन सा ऑप्शन दिया, देखो ये 3 के 3 डिक्रीज दिए, एक ही ऑप्शन क्या दिया, इंक्रीज। C को इंक्रीज करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। प्योरली लॉजिकल सवाल, ज्यादा तो माथा आपको लगाना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आते 12th पे। बोला था बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीता जाता है एग्जाम्पल आपको दिया गया है, फाई की वैल्यू दे दी है आपको 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। बोला है एट t इज इक्वल टू 0.25 करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट के लिए आपको क्या चाहिए, E/R। E बराबर क्या होता है, d∅/dt। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो E बराबर क्या होता है, d∅/dt। और अगर मैग्नीट्यूड अपन हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, -d∅/dt। होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, देखते भाई। तो E के लिए हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, d/dt लेना है। किसका लेना है, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। d/dt या d/dx ऑफ x टू द पावर n होता था nx टू द पावर n माइनस 1। याद करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, d/dx ऑफ x स्क्वायर होता था 2x। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 6t स्क्वायर। 6t स्क्वायर देखो 6 तो कॉमन है तो बाहर आ गया, t स्क्वायर का 2 यानी कि 12t। यहाँ आ जाएगा -5, यहाँ कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा विथ अ साइन ऑफ नेगेटिव। ये आपको कब निकालना है, t इज इक्वल टू 0.25 पे। t इज इक्वल टू 0.25 रखो तो 12 इंटू 0.25 -5। 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 कितना होता है, 12 का 1/4 कितना होता है, 0.25 बोला यार यहाँ पे, टाइम कितना बोला है 0.25, तो यहाँ रख दो 0.25। 12 का 1/4 कितना होता है 3, 3 माइनस 5 कितना होगा -2, माइनस माइनस कितना हो गया +2। तो E की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। I बराबर क्या होता है E/R, E की वैल्यू है 2, रेजिस्टेंस आपको देख रखा है 10 ओम, आंसर कितना आएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। एम्पियर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ भी अगर आपको आ जाता है तो आप ये डेफिनेट है कि मिनिमम 30 नंबर के सवाल तो आप सिर्फ बेसिक मैथ के अप्रोच से ही लगा लोगे, 30 से 50 नंबर के सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है देखो, एक कॉइल है जिसमें n टर्न है और एरिया a है, उसको प्लेस करते हैं प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसको 180 डिग्री घुमाते हैं इन 0.2 सेकेंड, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। सिंपल लॉजिक यार, E इज इक्वल टू क्या होता है डी फाई बाई डी टी, या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। फाई इज इक्वल टू क्या होता है बी ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो क्या हो जाएगा एन बी ए, और बी डॉट ए होता है ना, क्या होता है बी डॉट ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। बाद में कॉस थीटा कितना हो जा रहा है, फाइनल वाले में कितना हो जा रहा है 180 डिग्री, इनिशियली कितना है ये 0 डिग्री, तो लॉ बनाते हैं, फाइनल वाले में हो जाएगा एन बी ए कॉस 180 डिग्री माइनस एन बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। टाइम कितना लिया है 0.2 सेकेंड, टाइम कितना ले रहा है 0.2 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस एन बी ए। नंबर ऑफ टर्न क्या दिया, छोटा एन दिया है, तो ठीक है भाई इसको आप हर जगह छोटा एन बना लेना, हर जगह क्या लिख लेना है इसको छोटा एन कर देना, माइनस एन बी ए माइनस cos 0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया माइनस एन बी ए अपॉन क्या है 0.2, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 एन बी ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 एन बी ए अपॉन 0.2, काटोगे तो इधर क्या आ जाएगा 10, तो आंसर आपका आना चाहिए 10 एन ए बी या 10 एन बी ए, 10 एन बी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी जा रहा है अभी तक का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इस डायग्राम को थोड़ा सीधा करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स वाई प्लेन ही है, टेंशन की बात नहीं है। ये बी है और ये क्या है ए, ये ए है और ये बी है। आपको क्या बोला है, करंट इस डायरेक्शन में क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप विल बी कैसा होगा, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज की क्या होगा। देखो आप ये याद करो कि लेंजेस लॉ क्या बोलता था, लेंज लॉ क्या बोलता था कि इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज ऑलवेज क्या करता था, अपोजेस क्या, द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। लेंज लॉ क्या बोलता था कि इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। ये क्या है, एंग्री फूफा जी है आपके शादी का, आप कुछ भी कर लो इसको चाहिए ही नहीं। आप रसगुल्ला अच्छा बना के ले आओ तो ये बोलेगा नहीं रसगुल्ला अच्छा नहीं है ले जाओ, आप रसगुल्ला ले जाओगे तो बोलेगा नहीं यार ले क्यों जा रहा है, तू वापस देगा। तो आएगा तो भी पसंद नहीं है, जाएगा तो भी पसंद नहीं है, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। दिक्कत तो यही है ना इसका। आओ कैसे सॉल्व करेंगे, देखो करंट ऐसे जा रहा है तो रूल के हिसाब से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर। तो देखो इस तरफ बाहर है तो मैं यहां पे क्या बना दे रहा हूं, डॉट बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं, डॉट। इस तरफ अंदर है तो यहां पे मैं क्या बना दे रहा हूं, क्रॉस। यहां तक क्लियर है। अब क्योंकि करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला याद है ना, इनफाइनाइट वायर का, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है। लेंज लॉ, एंग्री फूफा जी क्या बोलते हैं, जो हो रहा है वो होने नहीं देना है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अंदर की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, इस तरफ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। तो इस वाले में ऐसे करंट बहेगा कि ये क्या करे, अंदर बढ़ने ना दे। अंदर बढ़ने ना देने के लिए हम कहां बनाएंगे, बाहर। तो आप याद करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है करंट, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आता था, बाहर आता था। करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो फील्ड किधर जाता था, अंदर। फील्ड किधर जाता था, अंदर। आपको अंदर बढ़ने नहीं देना है तो कहां बनाओगे, बाहर। आपको इसमें फील्ड कहां बनानी है, बाहर बनाना है। बाहर बनाने के लिए कैसे घुमाओगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। बाहर घुमाने के लिए कैसे बनाओगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बाहर बढ़ रहा है तो आपको किधर बनाना है, अंदर। अंदर के लिए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अंदर के लिए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। यहां कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ए में घूम रहा है क्लॉकवाइज, बी में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यह एंग्री फूफा जी है लेकिन नंबर जरूर दिलाते भाई आपको।
आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एक वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, एक वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर प्लेस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है आपको 2i कैप प्लस 4j कैप, और वेलोसिटी भी दे के रखा है, कितना दे के रखा है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द वायर कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता था आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद है क्या आपको? L डॉट V क्रॉस B। एक फॉर्मूला तो BLV होता था और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था L डॉट V क्रॉस B। तो एक काम करो, आप V क्रॉस B का वैल्यू आप निकाल लो यहां से, ठीक है। L क्या है? 4 मीटर रखा है नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये L निकालना बहुत बड़ा दिक्कत है, L निकालना है क्या बहुत बड़ा दिक्कत है। देखो आपको B किसमें दिया है, B आपको दिया है XY प्लेन में। मान लो ये आपका XY प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आता है, इसके परपेंडिकुलर क्या आता है, Z आता है, यानी कि जो लेंथ है वो कहाँ है 4 मीटर, किसमें है Z में। ये आपको निकालना था, तो ये क्या हो गया आपका 4k कैप डॉट V क्रॉस B कर लेते हैं यार अपन, ठीक है। क्या कर लेते हैं V क्रॉस B, यहाँ पे क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस, नहीं वेलोसिटी चाहिए ना अपने को, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा देखो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 4j कैप। यहां तक क्लियर है क्या आपको सभी को? आगे बढ़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे देखो अपन। L डॉट V क्रॉस B बोला है, अब V क्रॉस B अपन निकाल लेते हैं ना यहां से, i कैप j कैप k कैप। V के लिए क्या दिया है 4 6 8, B के लिए क्या दिया है 2 4 0। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसके लिए भी वीडियो डली गई है, और पहले ही वीडियो मैंने आपको बताया था। I के लिए क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 8 4 32 माइनस j कैप करेंगे, j कैप के लिए क्या करना है ये वाला माइनस ये वाला, तो 0 माइनस 16 प्लस k कैप करेंगे, k कैप के लिए क्या होगा 4 4 16 16 माइनस 12, तो ये आ जाएगा माइनस 32 i कैप प्लस 16 j कैप, और ये क्या आ जाएगा प्लस 4k कैप। इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 4k कैप डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कितना है माइनस 32 i कैप प्लस 16 j कैप प्लस 4k कैप। देख k कैप और i कैप का संगम होता नहीं है, k कैप और j कैप का संगम होता नहीं है, k कैप और k कैप का संगम होके 1 देता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 16 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सर दर्द कर रहा है यार थोड़ा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की वजह से सर दर्द नहीं कर रहा है, हैवी शेड्यूल के कारण सर दर्द कर रहा है। सुबह से शाम तक क्लास ले रहे हैं, फिर रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एनीवेज वर्थ इट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो हमारे लिए ना सही खुद के लिए ही एफर्ट डाल लो। हम इतने एफर्ट डाल रहे ताकि आपको सॉल्यूशन पे आपको ज़्यादा चिंता ना करना पड़े, डिस्कशन आप देख लो तो आपका रिवीजन हो जाए, उसका फ़ायदा उठाओ। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंडक्टेंस या इंडक्टर बोल सकते हो, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन। हमने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी रहती है इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ LI², ठीक है। ये किसमें स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और इंडक्टर जो है वो किसमें स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि यार डायनामो क्या करता है क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं बनाता। दूसरा बोला कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ डायनामो क्या होता है घूमता है ना, जैसे याद करो डैम में क्या होता है पानी गिरता है ना डायनामो पे, तो डायनामो क्या करता है घूमता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन करता है डायनामो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 18 पे आते हैं, ठीक है। 18 क्या बोल रहा है, एक ट्रांसफार्मर है,
is used to light 140 watt 24 volt lamp from 240 volt AC main. The current in the cable is इतना. The efficiency of transformer निकालना है. देखो efficiency का फॉर्मूला क्या होता है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100. ठीक है, आउटपुट पावर कितना है सोचो. आउटपुट पावर आपको कहां से मिलेगा? आउटपुट पावर के लिए आपको क्या चाहिए? ये. इनपुट पावर के लिए आपको क्या चाहिए? ये. आउटपुट पावर तो आपको दे के रखा है. कैसे? अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 140 वॉट, यानी कि ये तो मिल गया. अब पावर इनपुट कैसे निकाले? इनपुट पावर के लिए तो कुछ ऐसे खास दिया नहीं. आपको क्या बोला? सिर्फ 220 वोल्ट एसी दिया है और 0.7 एम्पियर का केबल दिया है. तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है. वी दिया 240, आई दिया 0.7. आई कितना दिया है? 0.7. इसको आप निकाल लो, कितना आ जाएगा? 24 इंटू 7, 7 4 28, 2168 आएगा. इतना ही आएगा. हाँ, इतना ही आएगा. 168 आएगा. ठीक है, पावर आउटपुट आ गया, पावर इनपुट आ गया. अब तो खेल खत्म है. 140, 168 इंटू 100. 2 से काट लो यार. 270 से जाएगा, 284 से जाएगा, 235 से जाएगा, 232 से जाएगा. तो ये कितना आ रहा है आपका? 35/32 इंटू 100. नहीं सॉरी, 32 नहीं आएगा यहाँ पे. कितना आएगा? 41 आएगा. तो ये आ गया 35/41 इंटू 100. इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपका जो आंसर है वो आएगा 83.3%. कितना आएगा? 83.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे. अगला क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. बोल रहा है कि एक वायर को बेंड किया गया इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऐसे, और ये रोटेट करता है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस पॉइंट पी के अक्रॉस. ये कितने से रोटेट कर रहा है? ओमेगा. और फील्ड किधर है? अंदर है. फील्ड किधर है? अंदर है. तो आपको क्या पूछा गया है कि ईएमएफ इंड्यूस ई इज इक्वल टू क्या होता है? BLV होता है. लेकिन ये जो लेंथ है ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. ये लेंथ क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मान लो आपका रेडियस है a, तो आपको ये लेंथ को पाई आर ना लेके कितना लेना पड़ेगा? 2a लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2a. आंसर आ गया. देखो b, लेंथ के बदले 2a लिए. v इज इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ओमेगा, यानी कि a इंटू ओमेगा. तो ये क्या आ गया? 2ba स्क्वायर ओमेगा. कितना आ गया? 2ba स्क्वायर ओमेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते. बोल रहा है कि एन आरएमएस वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट. वोल्टेज कितना दिया है? वी आरएमएस का वैल्यू दिया है 110 वोल्ट. इसको अप्लाई किया जाता है. रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 11 ओम और जेड का वैल्यू दिया है 22 ओम. बोल रहा पावर कंज्यूम. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? याद है आपको? पावर इज इक्वल टू वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई. ठीक है, वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई. तो ये हो गया वी आरएमएस. आई आरएमएस तो दिया नहीं है, तो आप इसको क्या लिख लोगे? वी आरएमएस अपॉन जेड. कॉस फाई क्या होता है? आर बाई जेड. तो ये क्या हो गया? वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर. वी आरएमएस यानी कि 110 इंटू 110. जेड क्या हो जाएगा? 22 इंटू 22. रेजिस्टेंस कितना दिया है? 11 दिया है. देख 11 10 से जाएगा, 11 2 से जाएगा, 11 10 से जाएगा, 11 2 से जाएगा. तो ये क्या हो गया? 10 10 100, यानी कि 1100 अपॉन 4. 1100 अपॉन 4, यानी कि इसका आंसर निकालोगे तो कितना आएगा? 4 2 8 होता है. इधर बच गया आपका 30, मतलब 4 7 28, फिर 25. आंसर कितना आ रहा है आपका? 275 वाट. 275 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे आते हैं. बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m. मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है? m दिया है. ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा इन विद द डायरेक्शन ऑफ b. मतलब b के साथ इसका डायरेक्शन कितना हो रहा है? थीटा हो रहा है. तो u का फॉर्मूला क्या होता था? u का फॉर्मूला क्या होता था? डायरेक्टली याद करो, माइनस mb कॉस ऑफ थीटा. ये आपकी फील्ड है और
मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे पड़ा है, एंगल थीटा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। कहाँ से आता था, टॉर्क इज इक्वल टू आता था एम बी साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। आपको लिमिट दी नहीं, 0 से 0 1 0 2 कहाँ से कहाँ दिया है, तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देख डायरेक्टली फॉर्मूला से भी सवाल आते हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोडक्शन इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम इज 8 × 10⁻⁻⁷। डेंसिटी दे के रखा है, आपको मैग्नेटाइजेशन पूछा है। याद करो मैग्नेटाइजेशन क्या होता था, आपको मैंने पढ़ाया था। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट क्या, वॉल्यूम। आपको डाइपोल मोमेंट तो कितना मैंने दे के रखा है, 8 × 10⁻⁷। बात है वॉल्यूम कैसे निकाले, तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। आपको मास दे के रखा है ना 2 ग्राम, और डेंसिटी कितना दे के रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटर ये कि इसको केजी में ना कन्वर्ट करके ऐसे ही रखें। मास कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है, और डेंसिटी कितना दिया है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ के ऊपर कितना जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ लेकिन देखो ऊपर एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया ना यूनिट, तो आप बदल लोगे तो ही अपने लिए बेटर है। बदल के ही अपन काम करते हैं, फालतू घटिया काम क्यों करें। 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा ये, -3 kg अपॉन डेंसिटी दिया 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 ग्राम यानी कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लिखेंगे तो कितना आएगा, मीटर क्यूब में लिखेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻6। तो देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 0.5 × 10⁻⁻6। 0.5 × 10⁻⁻6। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेते तो क्या आता, 2 ग्राम अपॉन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर क्यूब किधर आ जाता, ऊपर आ जाता, फिर भी आपका आंसर कितना आता है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में लिखते तो कितना आता, इतना आता। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका 0.5 × 10⁻⁻6। ये कितना हो जाता, 16 हो जाता, ये हो जाता 10⁻⁻1, यानी कि आंसर कितना आ जाता 1.6। 1.6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े क्या, बोला एक सर्टेन प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट का, तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा। यार एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एंगल ऑफ डिप tan del का फॉर्मूला क्या होता है, BH/BV। BH का वैल्यू कितना दिया, √3 टाइम्स ऑफ BV। tan del इज इक्वल टू क्या दिया है, √3। 0 1/√3 1√3, यानी कि डेल का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। 60 यानी कि कितना होता है, 60 यानी कि कितना होता है π/6। क्या बोला, एट अ सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। tan del अगर अपन निकालेंगे, नहीं, इसका फॉर्मूला ये थोड़ी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है BV अपॉन BH, है ना। आप जब भी ये एंगल निकालोगे, ये BH होता था, ये BV होता था, और ये एंगल होता था डेल्टा। तो ये आपका परपेंडिकुलर में आएगा ना BV, ठीक है। तो ये हो गया BV, और ये क्या हो गया √3 टाइम्स ऑफ BV। BV ने BV को मार दिया, आए हाय, BV ने BV को मार दिया, आया 1/√3। तो डेल्टा कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि आंसर कितना आएगा π/6 आएगा। π/6 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला अगर आगे पीछे होता है तो देखो ऑप्शन आपको भटकाने के लिए रहते ही हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहे हमारा डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। देख अब आप बोलोगे सर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर तो हम पढ़े ही नहीं, लेकिन आप टाइम पीरियड तो निकालना सीखे हो ना SHM में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√I/m/b। टाइम पीरियड देके रखा है 2 सेकेंड। मैग्नेटिक मोमेंट को अगर 4 टाइम्स कर देते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट मैग्नेट इज। यानी कि आपको क्या कर रहा है, अगला वाला मैग्नेटिक मोमेंट कितना कर दे रहा है, 4 टाइम्स। यानी कि आपको दिख रहा है T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, √m मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप कैसे लिखोगे, T1/T2 या फिर हटना यार, T/T' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √m'/m। √of क्या हो जाएगा, m'/m। तो
टी डैश क्या आ जाएगा, टी डैश बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एम अपॉन एम डैश। कितने टाइम्स बोल दिया, ये देखो ये जो इनर्शिया फैक्टर होता है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप क्या रखोगे, फॉर्मूला याद नहीं तो भी तो आप इसको निकाल ही सकते हो ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एम मैग्नेटिक मोमेंट एम दिया है, एम डैश का वैल्यू सॉरी ऊपर क्या दिया है आपका, एम डैश दिया है, टी डैश नहीं एम बाई एम डैश होगा ना, टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से अपन ने निकाला टी डैश इज इक्वल टू एम बाई एम डैश, तो ये क्या हो गया एम अपॉन 4m, एम ने एम को मार दिया, आंसर क्या आ गया आपका 1/2। तो आपका इनिशियल टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया t/2, इनिशियल दिया था 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 1 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे आते, द कर्व बिटवीन x एंड 1/t फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखो क्यूरी लॉ मैंने आपको बताया था काई इज इक्वल टू c/t होता है, तो इसके लिए भी देखो अपन क्लास में पढ़े थे, काई और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा आएगा। लॉजिक लगाओ, t को बढ़ाओगे तो 1/t क्या होगा, घटेगा, t को बढ़ाओगे तो क्या ही क्या होगा, घटेगा। देख दोनों घट रहे तो ग्राफ कैसा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा, किसके किसके बीच का, काई और 1/t का। तो देख लो आपको काई और 1/t का ही ग्राफ पूछा है, तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मजेदार, शानदार। 26 पे आते, 26 क्या बोला, द रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये तो याद होना चाहिए यार, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये तो आपको सेम फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई में भी मैंने आपको पढ़ाया था। दोनों रिलेशन लगभग क्या होते हैं, सेम, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सोचना ही नहीं था ज्यादा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसमें 30 एम्पियर का करंट फ्लो है, वर्टिकली स्ट्रेट वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ दिया है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन नल पॉइंट फ्रॉम द वायर। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरफ, तो इसके वजह से फील्ड किधर जाएगा, अंदर। यानी कि आपको बोल रहे हैं कि नल पॉइंट यानी कि क्या, फील्ड ड्यू टू वायर इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक वायर की वजह से फील्ड कितना होता है, इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। ये किसके बराबर होगा, BH के बराबर होगा। तो आपको क्या निकालना है, R निकालना है। देख म्यू नॉट पता है अपने को कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। आई अपने को दिया हुआ है क्या, 30 एम्पियर। देखो 30 एम्पियर, 2 पाई यहाँ लिख दो। R अपने को निकालना है, B की वैल्यू कितनी देखे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। देखो 2 पाई ने इसको मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 10 टू द पावर माइनस 5 इधर आके 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि R का वैल्यू कितना हो रहा है, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 30 बाई 10 टू द पावर माइनस 5। ये कट के कितना रहेगा, 10 टू द पावर माइनस 2, यानी कि 30 बाई 100, यानी कि 0.3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है। 28 क्या बोल रहा है, देखो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल। देखो डाइपोल है, कैसा भी डाइपोल हो, उसके इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल तो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, 0। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? देखो सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट भी अगर आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन आप लॉजिक कॉमन सेंस भी लगाते तो आपसे ये क्या होता, बन जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है, अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन 2 परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स B एंड H। तो 2 परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाया है हमने, कैसा कैसा बनाया है, B और H। एक B बना लेते हैं और एक H बना लेते हैं, ठीक है। ले भाई, फिर भी सीधा नहीं बना, ठीक। B और H बन गया, इसको B बोल देते हैं और इसको H बोल देते हैं। क्या बोल रहा है, इन इक्विलिब्रियम द एंगल विद B इज थीटा। मतलब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब ये कहाँ होगा, बीचों बीच। एक मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस किया है, यानी कि ये क्या है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। सपोज इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, m है। जब ये इक्विलिब्रियम में है
तब इसका बी के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अगर ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आपको क्या बोल रहे थे, इसमें से कौन सी कंडीशन वैलिड है? देखो जब भी मैं एम को, एक डाइपोल को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, कितना लगता है, एम बी साइन थीटा। ये अपने को मालूम था, टॉर्क कितना लगता है, एम बी साइन थीटा। अब इस पे टॉर्क लगाने वाले दो लोग हैं, एक तो ये बी लगाएगा और दूसरा कौन लगाएगा, एच। बी कितना लगाएगा, टॉर्क बाई बी कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, और टॉर्क बाई एच कितना हो जाएगा, एम बी के बदले क्या है यहाँ पे, एच, साइन ऑफ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस थीटा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये स्टेबल है, ना कि इधर जाएगा और इधर भी नहीं जाएगा, यानी कि दोनों के टॉर्क क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। तो टॉ बी इज इक्वल टू टॉ एच, एम बी साइन थीटा बराबर एम एच कॉस थीटा। एम एम खत्म, एच कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। देखो ऑप्शन नंबर 3 बहुत शानदार मैच खा रहा है ना, आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है फेरोमैग्नेटिक्स हैव देयर प्रॉपर्टी अप टू। फेरोमैग्नेटिज्म कब काम करता है, ये तो अपने को बहुत अच्छे से याद था। कब याद था, जब पार्शियली फिल्ड इनर सबशेल हो, क्या हो, सबशेल हो, तभी क्या काम करता है, ये फेरोमैग्नेटिक काम करता है। हमने बात की थी फेरोमैग्नेटिज्म होने के लिए क्या जरूरी है, पार्शियली फिल्ड इनर सबशेल्स, यहां होते तक ही ये काम करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 30, इसका था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। वी कैन रिड्यूस एडी करंट इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बाई। देखो एडी करंट डायरेक्टली आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रांसफार्मर तो आपके सिलेबस में है। तो ट्रांसफार्मर में जब हम कोर बनाते थे, जब हम क्या बनाते थे, कोर, इधर हमने क्या कर दिया, वाइंडिंग। चलो एक कोर, बड़ा सा कोर बना लेते हैं, और इसमें क्या कर दिया हमने, वाइंडिंग कर दिया। क्योंकि यहां से टाइम वेरिंग करंट आता है, क्या आता है, यहां से टाइम वेरिंग करंट आता है। इसके कारण क्या जनरेट होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, जो कि क्या होता है, चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, चेंज होता है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फैराडे के हिसाब से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फैराडे के हिसाब से क्या करता है, ईएमएफ को इंड्यूस करता है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है। क्या आता है, इंड्यूस्ड करंट आता है। और ये जो इंड्यूस्ड करंट रहता है, इसी को हम नाम देते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडी करंट। एडी करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो करंट है एडीज, यानी कि ये जो सर्कल्स रहते हैं, इस फॉर्म में निकलता है। तो ये पूरे लैमिनेटेड, ये जो कोर है हमारा, इसमें क्या होता है, एडी करंट बहता है। अब ये एडी करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, है ना। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और करंट उतना ज्यादा होगा। हमको क्या करना है, एडी करंट को रिड्यूस करना है, यानी कि करंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। करंट रिड्यूस करना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है यानी कि एरिया को घटाना होगा। एरिया को घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक मोटा शीट के बजाय हम क्या कर सकते हैं, पतली पतली बहुत सारी शीट्स लगा देंगे, तो सबके एरिया क्या हो जाएंगे, कम। तो देखो इसका ऑप्शन क्या है, बाई टेकिंग लैमिनेटेड कोर। हम क्या कर सकते हैं, एक मोटा शीट ना बनाने के बजाय यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कोर लगा देंगे, ऐसे करके बहुत सारे पतले 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 कोर लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। किससे एरिया कम हो जाएगा, लैमिनेटेड कोर लगाने से। ठीक है, चलो एडी करंट भी आपका रिवाइज हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए। द मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू रिड्यूस द रेसिजुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड। देखो इसके लिए काम करते हैं हम लोग ना, हिस्टेरेसिस पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा, हिस्टेरेसिस। ठीक है, क्या होता है, ये हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड रहती है और ये फील्ड इंटेंसिटी रहती है। शुरू में जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं तो ये कुछ ना कुछ बढ़ता है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, तो उसके कारण क्या हो गया, वो मैग्नेटाइज हो गया। जैसे कि सपोज वो देखियो कि लोहे को अपन मैग्नेट में रगड़ते हैं, तो उसके बाद निकालते हैं, तो लोहा भी क्या करता है, लोहे को मैग्नेट जैसे अट्रैक्ट करता है। कुछ हद तक वैसा ही क्या है ये, हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में क्या रखें, एक सब्सटेंस को रखें, तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। पर हमने देखा जैसे ये फील्ड हम हटा दिए, उसका मैग्नेटिज्म गायब हो जाना चाहिए था।
तो अगर गायब होता तो वो यही रास्ते वापस आता, पर वो कुछ इस रास्ते वापस आया, पर वो कुछ इस रास्ते से वापस आया। यानी कि जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो है तब भी इसमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, क्या रह गया है, मैग्नेटिज्म रह गया। ये जो रह गया है इसको हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी। क्या नाम देते हैं, रिटेंटिविटी। कुछ रिटेन कर गया, रिटेन कर गया, रह गया। अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो सब्सटेंस है पहले तो मैग्नेटिक नहीं था, फिर हमने उसको मैग्नेटिक बनाया, फिर जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो किए तो फिर भी कुछ मैग्नेटिज्म रह गया। तो अब मैंने क्या किया, हमारी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या कर दिया, ऑपोजिट। उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्शन क्या कर दिया, ऑपोजिट। तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ फील्ड के लिए, जिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच के लिए हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। तो ये जो डायग्राम है तुम्हारा कुछ इस टाइप का आता है, ये ऐसे करके यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ कनेक्ट करेगा, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा डायग्राम बनता है। तो ये जो नाम है इसका नाम क्या है, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, ठीक। चलो चेक करते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अप्लाई करें ताकि जो रेसिजुअल मैग्नेटिज्म है, ये जो बचा कुचा मैग्नेटिज्म है, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस टर्म का नाम क्या है, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख देख के। अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो तो क्या होता था, V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कांस्टेंट है वो, उसके बाद क्या आता था, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आता था, और नीचे क्या आता था, डिस्टेंस का स्क्वायर। वो ऐसा होता है। एक एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू फॉर अ मैग्नेटिक मोमेंटम इज V, हाँ, यानी कि ये दे चुका है अपने को। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ डायपोल मोमेंट m/4 एट द सेम पॉइंट। यार ये तो दिख रहा है, डिस्टेंस क्या है, सेम, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m, तो V डैश क्या हो जाएगा, m/4। यानी कि आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V/4। जितना था उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो फॉर्मूला आता तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाता, सोचना ही नहीं पड़ता ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बोले द सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। कौन सा सेंसिटिविटी की बात करें, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, θ/I। मतलब एक यूनिट करंट के लिए कितना एंगल डिफ्लेक्ट मार रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। लेकिन बात किया किसका, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। देखो ये टॉपिक लगभग बहुत लोग स्किप करा देते, पर अपन क्लास में पढ़े हुए ये टॉपिक। जब आप शॉर्ट में रिवाइज करोगे तो क्या दिखेगा, ये जो फील्ड है इसको आपने नाम दिया बी, ये क्या था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आता था आपका नेट फील्ड बी, ठीक है। और अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो ये बी को इधर ट्रांसपोज कर दो, और ये बी एस तो कहाँ है आपका, इधर है। तो देखोगे B/BH इज इक्वल टू क्या आता था, tan थीटा आता था। तो B बराबर क्या आ गया, BH tan थीटा। अब आपको इसका मैंने सेटअप दिखाया था, डायग्राम में क्या होता था, एक गोल सेटअप रहता था, उसमें अपनी मैग्नेटिक नीडल रहती थी और उसके ऊपर एक सर्कुलर कॉइल लगाते थे जिसको अलाइन करते थे, अच्छा खासा प्रोसेस होता था। कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, μ0I/2r। अगर सेंटर पे रखे तो कहां बनेगा, μ0I/2r। और अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो आपने देखा BH tan थीटा इज इक्वल टू μ0NI/2r, तो दोनों बराबर हो गया। अब यहां से आप क्या देख सकते हो, I इज इक्वल टू क्या होता है, BH × 2r अपॉन μ0n tan थीटा। आपने देखा जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे I भी बदलेगा, तो आपने लिखा I इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ थीटा। क्योंकि हम वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन लेते हैं एंगल का, तो I इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ थीटा। बड़ा वेरिएशन है तो आप क्या ले सकते हो, I इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ tan थीटा। सिंपल। आपको क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है। S इज इक्वल टू क्या होता है, θ/I। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है, यानी कि आपको करंट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। करंट को घटाना है, देखो I इज इक्वल टू क्या है, k टाइम्स ऑफ थीटा, और k क्या है, B × 2r अपॉन μ0n tan ऑफ थीटा। क्या ऑप्शन दिया है, देखो फील्ड को इंक्रीज करने से क्या होगा, फील्ड को इंक्रीज करूंगा
तो करंट भी बढ़ेगा, ये मेरे कंडीशन में वैलिड नहीं खाता, तो फील्ड को इंक्रीज तो कर नहीं सकते। अब बचा क्या, नंबर ऑफ टर्न को डिक्रीज करे कि इंक्रीज करे। देखो अगर मेरे को करंट को घटाना है तो ये नंबर ऑफ टर्न को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न को मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा, यानी कि मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि शानदार, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको ऐसे ना बहुत ऑर्थोडॉक्स टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है, पर अगर पूछ दिया तो क्या, हमने तो क्लास में पढ़ा था ना, कंसेप्ट छोटे छोटे याद रखो, क्योंकि नीट का पेपर आपको 1, 2, 3 सरप्राइजिंग क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कोई भी सवाल हो, कोई भी साल हो। आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो मतलब घटिया घटिया सवाल, देखो इतना आसान क्वेश्चन आपको दे दिया है सीधा नोट से उठा के। अ कैपेसिटर इज परफेक्ट बैरियर फॉर, आधा तो नॉलेज से पता होगा, नहीं है तो देख लो, याद करा देता हूं। ये इंडक्टर होता है और ये क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इंडक्टर में क्या रहता है, एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा को मैं लिखता हूं 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू एल। अब एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एक्सएल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एक्सएल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो एसी को इंडक्टर अलाउ नहीं करता, लेकिन डीसी के केस में क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी 0, अगर क्या है फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 0 है तो एक्सएल भी क्या है, 0, यानी कि करंट को ताबड़तोड़ जाने देगा, यानी कि इंडक्टर क्या करता है, डीसी को अलाउ करता है, इंडक्टर क्या करता है, डीसी को अलाउ करता है। सेम वे यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी, एसी के केस में देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एक्सी क्या होगा, कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एक्सी कम, एक्सी कम है तो करंट क्या होगा, मस्त जाएगा, यानी कि ये कैपेसिटर एसी को क्या करेगा, अलाउ करेगा। कैपेसिटर किसको अलाउ कर रहा है, एसी को अलाउ कर रहा है। इंडक्टर किसको अलाउ कर रहा है, डीसी को अलाउ कर रहा है। क्यों, इंडक्टर में एसी आता तो बैक ईएमएफ बन जाता, इसमें किसको अलाउ कर रहा है, ये एसी को अलाउ कर रहा है। अच्छा डीसी के केस में क्या होता, डीसी के केस में क्या होता, फ्रीक्वेंसी घटी हुई है, 0 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, तो एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि करंट क्या होगा, कुछ नहीं, यानी कि डीसी को अलाउ नहीं करेगा। तो कैपेसिटर इज परफेक्ट बैरियर फॉर डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर 2 हो गया ना। कंसेप्ट बताते बताते हमने पूरा क्वेश्चन बना लिया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 क्या बोल रहा है, एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस है 5 मिली हेनरी, एल का वैल्यू दिया है 5.0 मिली हेनरी। फिर क्या बोलता है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, अच्छा ठीक है, और एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, V इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 100t, ये हो गया। और ये जो 100 है देखो ये क्या है, ओमेगा, यानी कि ओमेगा का वैल्यू कितना दे दिया, 100। आपको पूछा पीक करंट कितना होगा, पीक करंट आई नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई जेड, क्योंकि कुछ है नहीं, जेड का फॉर्मूला क्या बनता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये दोनों तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वायर, यानी कि जेड बराबर क्या हो गया, आर। एक सेकेंड आपको सॉरी रेजिस्टेंस नहीं दिया ना, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। z बराबर क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो एक्सी तो दिया नहीं है, आर भी बोला नेग्लिजिबल है तो 0 है, तो z बराबर क्या हो गया, रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर, तो z बराबर क्या हो गया, एक्सएल, तो क्या हो गया, वी नॉट बाई एक्सएल। वी नॉट का वैल्यू कितना दिया, देखो 10, वी नॉट कितना दिया आपको 10, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, यानी कि देखो आंसर क्या आएगा, 10 अपॉन ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा आपको दिया हुआ है 100, एल दिया है आपको 5 मिली हेनरी, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, तो हो गया 1/5, ऊपर ये क्या हो गया 10 टू द पावर 3 और नीचे क्या था आपका 10, तो ये कट के हो गया 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, यानी कि आपका कितना आ रहा है, ये हो गया 100/5, 5 यानी कि कितना 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
बोला एक डायरेक्ट करंट है 2 एम्पियर का और एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसका मैक्सिमम वैल्यू दे के रखा है आपको 2 एम्पियर। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द टू रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल विल बी, इन दोनों में कितना हीट प्रोड्यूस होगा अपने को ये बताना है। देखो डीसी के लिए तो कितना होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एसी के लिए कितना होता है, एसी के लिए होता है आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी। अच्छा आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू, यानी पीक वैल्यू का 1 बाई रूट टू टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2, यानी कि ये हो जाएगा इतना। अब तो आपको क्या करना है, एच डी सी अपॉन एच ए सी निकालना है, तो निकाल लो। एच डी सी बाई एच ए सी, ये होता है आई स्क्वायर आर टी पीक वैल्यू, ये है आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, तो ये 2 किधर चले गया ऊपर, ये दोनों कट गया। तो डी सी बाई ए सी इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2:1। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। एक सर्किट के पास रेजिस्टेंस है 12 ओम, ठीक है, एक सर्किट के पास रेजिस्टेंस है 12 ओम और इंपीडेंस है 15। पावर फैक्टर ए देख भाई बहुत आसान, cos फाई बराबर क्या होता है, R बाई जेड। आर कितना देके रखा है आपको 12, इंपीडेंस देके रखा है 15, 3 4 ज़र 3 5 ज़र 4/5, 4/5 यानी कि आंसर कितना आएगा 0.8। 0.8 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। देख सेक्शन बी में भी कितने इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। 39 पे आते हैं। 39 बोल रहा है एन आर्क लैंप रिक्वायर्स डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक आर्क लैंप है जिसमें डायरेक्ट करंट चाहिए 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन। मतलब एक लैंप है जिसमें अपने को क्या दे दिया है, करंट देके रखा है 10 एम्पियर और वोल्टेज देके रखा है 80 वोल्ट। यार रेजिस्टेंस निकाल ले क्या अपन यहाँ से, रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी कि 80/10 यानी कि 8 ओम। ये तो अपने को मालूम पड़ गया। अब बोलता है उसको 220 वोल्ट RMS और 50 हर्ट्ज AC से कनेक्ट किए हैं। द सीरीज इंडक्टर नीडेड फॉर इट टू वर्क। देखो मतलब अब अपने को क्या लगाना है, सामने एक इंडक्टर लगाना है ताकि ये काम कर सके। LR सर्किट बना रहा है, LR सर्किट के लिए अपने को क्या लगाना है, द सीरीज इंडक्टर। कितना वोल्ट लगाया है, 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, बट यहाँ पे क्या लगेगा Z। Z यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब क्योंकि XC तो 0 है तो ये क्या हो गया, I इंटू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको करंट देके रखा है 10 एम्पियर। चलो वैल्यू रखते हैं। वोल्टेज दिया 220, ये दिया 10 और ये दिया रूट ओवर R स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL यानी कि क्या होता है आपका, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L यानी कि ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अब बात आती है सर ओमेगा कैसे निकाले, तो बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दी है ना 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना देके रखा है आपको, 50 हर्ट्ज देके रखा है। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 पाई इंटू 50। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, रूट को इधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 22 इंटू 22। इधर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 50 इंटू 50। लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर इंटू 50 इंटू 50 और आपको क्या निकालना है, एल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये अगर आप कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आना चाहिए L इज इक्वल टू 0.065 हेनरी। आपको ये कैलकुलेशन को क्या करना है, तेज करना है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आया जाए, फिर से देखो क्या पूछा है आपको, पावर फैक्टर पूछा है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई को हम बोलते हैं ना पावर फैक्टर। ये किसके बराबर होता है, R बाई जेड। जेड क्या होता है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XC तो दिया नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड इन। इसमें से कौन से में यूज नहीं होता, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये तीनों में क्या हो रहा है, जो पहले 3 ऑप्शन है 1 2 3,
इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एडी तो आएगा ही आएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर है, H इज इक्वल टू यहाँ क्या यूज, आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिक हीटर में ही सिर्फ एडी करंट का इफेक्ट यूज नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या देके रखा है आपको, एलआर सर्किट दिया है तो ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर निकालना है। एलआर सर्किट में देखो आपको मैंने इंडक्टर का एक फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टी। तो ये जो ग्राफ दिया आपको किसके किसके बीच का दिया है, E और T का ग्राफ दिया है। किसका ग्राफ दिया है, ये जो E है EL और T का। आपको मैंने सिखाया था, आपके पास अगर आपका हाथ है तो देखो एक ट्रिक मस्त बताता हूं। आप जैसे ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को ऐसे बना दूं, ऐसे करके, तो ये लेफ्ट हैंड मेरा ना कुछ ऐसे है, देखो ये और ये जो ग्राफ होता है ये होता है e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, और ये इज इक्वल टू होता है y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का ग्राफ। आपको तो ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड का ऊपर वाला लकीर यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स, राइट का किसका होगा, e टू द पावर x का। देखो लेफ्ट का कैसे आ रहा है, ऐसे उतर के आ रहा है, राइट का देखो ऐसे उतर के जा रहा है, यानी कि हमको किसका बनाना है, e टू द पावर माइनस एक्स। e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे उतर के आएगा। ऐसे उतर के कौन सा ग्राफ आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ट्रिक याद रखना, जैसे लेफ्ट हैंड देख लो ये ऊपर वाला ग्राफ, राइट हैंड देख लो, राइट हैंड में क्या है, e टू द पावर x, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू ln x। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस r ऑफ ln ऑफ माइनस x। रख सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। 42 हो गया, 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देके रखा है, एजर्शन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अप्लायंस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज, नहीं भाई एजर्शन तो गलत ही हो गया। एजर्शन तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट तो क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है ना ऐसे करके, तो ये वैल्यू सिर्फ 220 तो होगा नहीं। एवरी अप्लायंस इज स्पेसिफाइड विथ इट्स पीक टॉलरेबल वोल्टेज, नहीं भाई ऐसा तो कुछ होता नहीं है, किसी भी अप्लायंस में ऐसा पीक टॉलरेबल वोल्टेज जैसा कोई टर्म तो होता ही नहीं है। तो एजर्सन तो गलत है ही है, और रीजन भी उसका क्या है, गलत है। मतलब इसका कोई ये सटीक रीजन हुआ क्या, इस चीज का ये कोई सटीक रीजन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो एजर्सन गलत, रीजन गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। आसान था सवाल। ले क्वेश्चन नंबर 44, ले भाई एक्स्ट्रा वायर वाले प्रॉब्लम मैंने आपको कितनी बार कराए हैं, ये लो ये लो ये लो, एक वायर जोड़ा है यहाँ से यहाँ, एक वायर जोड़ा है यहाँ से यहाँ, 3 हेनरी हेनरी हेनरी, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। देख ए इधर आया ट्रैवल करके फिर से किधर आ गया, इधर आ गया, बी इधर आया ट्रैवल करके किधर आ गया, इधर आ गया। तो ए बी तीनों की तीनों कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, तीनों की तीनों कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। इंडक्टर के लिए तो सीधा खेल होता था, जैसा रजिस्टर में पढ़ते हो वैसा ही इसमें लगा दो। 1/L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1/L इक्विवेलेंट हो गया 1। तो L इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। कितना हो जाएगा, 1 हेनरी, 1 हेनरी, हेनरी हेनरी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 क्या बोले, एक नेटवर्क देके रखा है आपको, ये पॉइंट ए है, ये, फिर इसके बाद एक ये बना के रखा है, फिर इंडक्टर बनाया, फिर आपको बी बना के रखा है। आपको बोला VB माइनस VA कितना होगा, दे के रखा है कि ये है 1 ओम और ये दिया 15 वोल्ट, ये दिया 5 मिली हेनरी, और di/dt करंट क्या हो रहा है, 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक बात याद रखना कि जब आपका करंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल जो डेवलप होगा E इज इक्वल टू L di/dt पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस L di/dt। अब क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो खुद क्या आ गया, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, L di/dt। और अगर E क्या हो रहा है आपका, I क्या हो रहा है, di/dt, अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो E क्या रहेगा, माइनस L di/dt। ये तो आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है।
अब तो क्या है, सिंपल रूल लगाते हैं, इधर से चलना चालू किया, यहां मेरा पोटेंशियल कितना है VA, इस VA को यहां पे ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा IR ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा IR। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है 15 वोल्ट से, क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है 15 वोल्ट से। उसके बाद ये भी तो क्या कर रहा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है LdI/dt से, तो ये इसमें से गया इसमें ऐड हो गया, तो बचा कुचा किसको मिल जाएगा, B को मिल जाएगा। अब तो बस सीधा सीधा वैल्यू रख लो, VA माइनस I किधर बह रहा है, देखो अलोंग द डायरेक्शन है, करंट कितने का बह रहा है, 5 एम्पियर का, तो करंट कितना बह रहा है, हाँ 5 एम्पियर, 5 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा वैल्यू, प्लस 15 प्लस L की वैल्यू कितनी है, 5 मिली हेनरी, यानी कि 5 × 10⁻³ और dI/dt कितना है, 10⁻3, ये कितना हो गया VB। देखो -3 + 3 कैंसल, -5 + 5 कैंसल, तो और VA को किधर ले जाओ आप, इधर, तो VB - VA कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा, 15 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपको क्या बोला है, दो मटेरियल लिया है जिसका BH कर्व देके रखा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, P और Q दोनों सुटेबल है परमानेंट मैग्नेट के लिए, P से परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे और Q से बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सारे ऑप्शन चेक करने। तो आपको मैंने बताया था कि जब हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, आप क्या चाहोगे कि एक बार मैग्नेट बनाने के बाद उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा देर तक रहे कि कम देर तक रहे, ऑब्वियसली ज्यादा देर तक रहे। तो हमने जो ग्राफ देखा था, देखो ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, और ये वाला पॉइंट इसको क्या बोलते थे, कोएर्सिविटी। हम क्या चाहते हैं कि जब परमानेंट मैग्नेट बने तो मैं चाहे वो फील्ड हटा दूं, मैग्नेट तो मैग्नेट रहना चाहिए, तो रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। अच्छा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कोई आसानी से डैमेज ना करे, इसलिए उसका कोएर्सिविटी भी क्या रहना चाहिए, हाई। तो पहले और दूसरे सैंपल में देखो किसमें ज्यादा हाई दिख रहा है आपको, इसमें रिटेंटिविटी हाई है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कोएर्सिविटी कम है, इसमें भी कोएर्सिविटी क्या है, इससे इसका कोएर्सिविटी कम है, इसका कोएर्सिविटी ज्यादा है, यानी कि ये वाले में हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिविटी दिख रहा है। लेकिन जो सब्सटेंस Q दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या जरूरी है, हम ये चाहते हैं कि फील्ड हटाने पे भी मैग्नेटिज्म तो रहे, लेकिन जब मैं चाहूं तब इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि क्या, करंट के थ्रू मैग्नेट बन रहा है। जैसे डंपिंग यार्ड में जाओगे ना, तो क्या होता है, जो स्क्रैप आयरन और ये सब जो आयरन वाली मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, इनके ऊपर क्या करते हैं अपन, वो मैग्नेट लगाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जैसे ही मैंने यहाँ से बटन दबाया, करंट ऑन हुआ, सीधा पूरे आयरन वाले पार्टिकल या मैग्नेटिक पार्टिकल ऊपर खिंचा गए। जिधर उसको ले आके डंप करना है, वहां मैं क्या करूंगा, करंट बंद कर दूंगा। अब तुमने तो करंट बंद कर दिया, लेकिन उसमें अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम क्या करोगे, उल्टे डायरेक्शन में फील्ड लगाओगे, तो तुम ये चाहोगे कि उल्टे डायरेक्शन में छोटा सा छोटा फील्ड लगाने पर भी ये क्या हो जाए, कम हो जाए, ये क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम यहां देखते हैं कि इसका कोएर्सिविटी कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, कोएर्सिविटी क्या होना चाहिए, लो। तो देखो परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, ये मेरे को P वाले सैंपल पे दिख रहा है, और लो कोएर्सिविटी मेरे को किस में दिख रहा है, Q वाले सैंपल पे। तो देखो P इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, Q इज सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 47, हाँ ये है तुम्हारा प्राण निकालने वाला क्वेश्चन, अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा है तो। मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√I/m/BH। B होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट दिया था ऐसा, तो उसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये था। फिर इसने क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया। क्या करा इसको, इसने दो भाग में बांट दिया, ये और ये। क्या पूछा है देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने पूछा है कि पोल स्ट्रेंथ ईच का क्या होगा। अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन है। पोल स्ट्रेंथ देखो मैंने बताया था, ऐसे काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं आता, बीच से काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्यों, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ या जो मैग्नेटिक ये है ये किसके प्रोपोर्शनल रहता है, एरिया। एरिया आधा हो जाएगा तो MB क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 48 पे आते, देखो मैं ये वाले क्वेश्चन को पढ़ लिया था, टाइम पीरियड वाले को। इसको देखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, जो नॉर्मल मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ वाला, इसके लिए कितना रहेगा, T इज इक्वल टू 2π√I/m/BH।
अब आपको क्या करना है, इसी मैग्नेट को ढंग से देखना, 4 भाग में काट दिया। देखो ओरिजिनली तो ये कितने लेंथ का था, L लेंथ का था। अब हम इस एक भाग की बात करें तो इसका लेंथ कितना हो गया, L/2। इसका लेंथ कितना हो गया, L/2। क्योंकि इसको ऐसे काट दिया गया है, ऐसे क्या कर दिया, इसको काट दिया गया है, तो इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, आधा। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। मान लो इसका टोटल वेट W था, तो इस पार्ट का वेट कितना हो जाएगा, W/4। आपको I निकालना है इस बीच वाली एक्सिस के अलोंग, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, ml²/12। मास को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, W से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट भी आने वाला है। तो I कितना हो गया आपका, WL²/12, ठीक है। M की बात करते हैं, जो M' है वो कितना चेंज हो गया, M' कितना हो गया, M' कितना हो जाएगा, देखो M कितना हो गया, M/2 हो गया, और L कितना हो गया, L/2 हो गया। तो ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M × L होता है। तो M कितना हो गया, M/2, L कितना हो गया, L/2, तो ये कितना हो जाएगा, M/4 हो जाएगा। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M, वो कितना हो जाएगा, M/4 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात करते हैं, I' इक्वल टू क्या हो जाएगा, W' L' का स्क्वायर/12। W' कितना है, W/4, L' कितना हो गया, L/2, यानी कि L²/4 × 12। तो ये क्या हो गया, दिख रहा है I/16 जैसा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। अब तुम टाइम पीरियड को देख लो, T' क्या हो जाएगा, T' क्या हो जाएगा, 2π√I'/M'/BH। देखो BH तो सेम है, तो T', हाँ T' क्या हो जाएगा, 2π√I' का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, I/16, और M' का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, M/4, यानी कि M/4। यहाँ पे क्या है, BH है, यहाँ पे क्या है, BH है, ठीक है। अब T' बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 4, तो ये क्या हो गया, 2π√I/MB, और रूट में क्या है 4, इस रूट से 4 को बाहर निकालोगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वाला टर्म देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, T दिख रहा है ना, तो यहाँ से सिंपली क्या आ गया, T' इक्वल टू क्या आ गया, T/2। T' इक्वल टू क्या आ गया, T/2, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल स्टेप में। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्वॉल्व हो गया, पोल स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, और टाइम पीरियड वाला भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। स्किप कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन था आपके पास। क्यों ऑप्शन था, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। क्या बोला, एक वायर है जिससे करंट बह रहा है I, और बोल रहा है कि एक रिंग बनी हुई है ऐसे, बोल रहा है इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा जब अपन करंट को क्या करें, डिक्रीज। इंड्यूस ईएमएफ कब आता है, जब क्या आता है, फ्लक्स में चेंज। फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है। फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। क्या होता है, BA cos थीटा। अब देखो ये वायर है, इसका जो फील्ड बनेगा ऐसा ही तो बनेगा ना, सर्कुलर। फील्ड कैसा बन रहा है, ऐसा सर्कुलर। तुम्हारा जो प्लेन है वो भी कैसा है, ऐसा है। तुम्हारा प्लेन भी क्या है, ऐसा है। प्लेन ऐसा है, मतलब तुम्हारा जो फील्ड बन रहा है देखो ऐसे बन रहा है, इसी डायरेक्शन में फील्ड बन रहा है, इसी डायरेक्शन में क्या बन रहा है, फील्ड। और जो तुम्हारा एरिया है वो क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0। यानी कि फ्लक्स में चेंज कितना हो गया, 0। तुम सोचो ना, फील्ड भी ऐसी घूम रही है, तुम्हारा एरिया भी ऐसा है, तो फील्ड में कोई चेंज, यानी कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, 0 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। 50th में आता है लास्ट क्वेश्चन में, अ स्पेस इनसाइड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज फिल्ड विथ मैग्नेटिक मटेरियल जिसका ससेप्टिबिलिटी इतना है, कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा ये बताना है। आप एक बात बताओ, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 Ni। अब अगर मैं इसके अंदर फील्ड मटेरियल बदल दूं तो ये क्या हो जाता है, μ0 μr, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना, अगर मीडियम का परमिएबिलिटी म्यू है तो ये क्या हो जाएगा, μNi। म्यू को क्या लिख सकता हूँ, μ0 × μr Ni। अब आपको बोला है फ्रैक्शनल चेंज, यानी कि डेल्टा B/B, यानी कि B' - B/B। B' कितना है, μ0 μr Ni। B कितना है, μ0 Ni। B कितना है, μ0 Ni। ऊपर क्या हो जाएगा, μ0 Ni कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा μr - 1, इधर क्या हो गया, μ0 Ni। μ0 Ni ने μ0 Ni को मार दिया। अब आप एक याद करो, आपको एक फॉर्मूला बताया जाता था, क्या बताया जाता था, μr = 1 + chi। तो μr - 1 किसके बराबर हो जाएगा,
काई के बराबर। तो ये जो डेल्टा v बाई बी है ये किसके बराबर हो गया, काई के बराबर। काई का वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है ना, देख काई दिया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। खोज ले बेटा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ही तो दिख रहा है। मजेदार, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, आपको तो बस क्या लगाना था, लॉजिक लगाना था। इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर का डिस्कशन होता है संपन्न। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। ये पेपर में आपको एक चीज़ पता चला होगा कि नीट कैलकुलेशन कितना डिमांडिंग है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, सारे टॉपिक को बेसिक थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कोर कंसेप्ट से ही आते हैं। 1 2 3 ही सवाल ऐसे होंगे जो आपके कंसेप्ट को थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा सा टटोलेंगे। कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। बाकी सवाल मैक्सिमम क्या होता है, डायरेक्ट ही होता है, पिछले 2 साल के ट्रेंड है। बट हाँ, इस ट्रेंड से आपको भटकना नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल पेपर इजी आया तो अभी भी इजी आएगा। हो सकता है आपको पेपर क्या दे, अच्छा खासा मॉडरेट भी दे दे। तो आपको ओवरऑल सारा इजी, मॉडरेट, टफ सब क्वेश्चन की तैयारी रखनी है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 50-60 नंबर या 100 नंबर लाना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है 160 प्लस का। और 160 प्लस के लिए इजी, मॉडरेट के साथ हार्ड क्वेश्चंस भी अपने को क्या करने हैं, अप्रोच लगाने हैं। देखते रहिए, जागते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पेन घुमावानो, क्वेश्चन बनावानो, मज्जा नहीं लाइफ, ये लाइन बोल के आज का क्लास अपन करते हैं संपन्न। मिलते हैं अगले टेस्ट में, बाय बाय। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।